क्या फायदा। सुनकर शशि एक साथ आश्चर्य, क्रोध और वेदना दामिनी से टूट पड़ी। अंत में उसे सुनना पड़ा कि वे दोनों औरत मर्द मिलकर सलाह करके नाबालिग नीलमणि की अचल संपत्ति को माल गुजारी वसूली में नीलाम करवाकर पति के फुफेरे भाई के नाम खरीदने के साजिश कर रहे हैं। शशि ने सुनकर कोचना शुरू किया, जो लोग इतनी बड़ी झूठी बदनामी कर रहे हैं, भगवान करे उनकी जीभ जल जाए। और अश्रु बहाती हुई सीधी वह पति के पास पहुंची तथा उसने सब बात कह सुनाई। जयगोपाल बाबू ने कहा, आजकल के जमाने में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। उपेंद्र मेरा सगा फुफेरा भाई है, उस पर सारी अचल संपत्ति का भार डाल निश्चिंत था। उसने कब मालगुजारी नहीं भरी और कब नीलाम में हासिलपुर खरीद लिया, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। शशि ने आश्चर्य के साथ पूछा, तो नालिश नहीं करोगे? जयगोपाल बाबू ने कहा, भाई के नाम नालिश कैसे करूं? और फिर नालिश करने से कुछ फल भी नहीं निकलेगा, गांठ से और रुपये पैसे की बर्बादी होगी। पति की बात पर भरोसा करना शशि का कर्तव्य है, किंतु वह किसी की भी तरह भरोसा न कर सकी। तब फिर उनके अपने सुख की घर गृहस्थी और सन्ने का दाम्पत्य जीवन सब कुछ सहसा भयानक रूप में उसके समक्ष आ खड़ा हुआ। जिस घर द्वार को वह अपना आश्चर्य समझ रही थी, अचानक देखा कि उसके लिए वह एक निष्ठुर फांसी बन गया है, जिसने चारों ओर से उन दोनों बहन भाई को घेर रखा है। वह अकेली अबला है, असहाय नीलमणि को कैसे बचाए कि कुछ समझ में नहीं आता। जैसे जैसे वह सोचने लगी, वैसे वैसे भय और घृणा संकट में पड़े हुए अबोध भाई पर उसका प्यार बढ़ता ही गया। उसका हृदय ममता और आंखें अश्रुओं से भर आई। वह सोचने लगी, यदि उसे उपाय मालूम होता तो वह लाट साहब के दरबार में अपनी अर्जी दिलवाती और वहां से भी कुछ न होता तो महारानी विक्टोरिया के पास खत भेजकर अपने भाई की जायदाद अवश्य बचा लेती और महारानी साहिबा नीलमणि की वार्षिक 758 रुपए का लाभ की जायदाद हासिलपुर कदापि नहीं बिकने देती। इस प्रकार शशि जबकि सीधा महारानी विक्टोरिया के दरबार में न्याय करा के अपने फुफेरे देवर को ठीक करने का उपाय सोच रही थी, तब सहसा नीलमणि को तीव्र ज्वर चढ़ आया और ऐसा दोहरा पड़ने लगा कि हाथ पांव तन गए और बारंबार बेहोशी बढ़ने लगी। जयगोपाल ने गांव के एक देसी काले डॉक्टर को बुलवाया। शशि ने अच्छे डॉक्टर के लिए प्रार्थना की तो जयगोपाल बाबू ने उत्तर दिया, क्यों, मोतीलाल के बुरा डॉक्टर है। शशि जब अपने भावों पर गिर गई, अपनी सौगंध खिलाकर भयभीत हिरनी की तरह निहारते लगी, तब जयगोपाल बाबू ने कहा, अच्छा, शहर से डॉक्टर बुलवाता हूँ, ठहरो। शशि नीलमणि को छाती से चिपकाए पड़ी रही। नीलमणि भी एक पल के लिए भी उसे आंखों से ओझल नहीं होने देता। भय खाता कि उसे धोखा देकर दीदी उसके कहीं चली जाए और इसलिए वह सदा उससे चिपटा रहता, वहां तक कि सो जाने पर भी पल्लू कदापि नहीं छोड़ता। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। संध्या के बाद दिया बत्ती के समय जयगोपाल बाबू ने आकर कहा, शहर का डॉक्टर नहीं मिला, वह दूर कई मरीज देखने गया है और इसके साथ ही यह भी कहा, मुकदमे के कारण मुझे अभी इसी समय बाहर जाना पड़ रहा है। मैंने मोतीलाल से कह दिया है, दोनों वक्त आकर अच्छी प्रकार से देखभाल किया करेंगे। रात को नीलमणि अंट बकने लगा और भोर होते ही शशि और कुछ भी न सोचकर खुद रोगी भाई को लेकर नाव में बैठ कलकत्ता के लिए चल दी। कलकत्ता जाकर देखा कि डॉक्टर घर पर ही हैं, कहीं बाहर नहीं गए। भले घर की स्त्री समझकर डॉक्टर ने झटपट उसके लिए ठहरने का प्रबंध कर लिया और उसकी मदद के लिए एक अधेड़ विधवा को नियुक्त कर दिया। नीलमणि का इलाज चलने लगा। दूसरे ही दिन जयगोपाल बाबू ने कलकत्ता आ धमके मारे गुस्से के आग बबूला होकर उसने शशि को तत्काल घर लौटने का हुक्म दिया।
शशि ने कहा, मुझे यदि तुम काट भी डालो तब भी मैं अभी घर नहीं लौटने की। तुम सब मिलकर मेरे नीलमणि को मार डालना चाहते हो। उसके बाप नहीं है, माँ नहीं है, मेरे सिवा उसका है ही कौन। मैं उसे बचाऊंगी और से बचाऊंगी। जयगोपाल बाबू भावावेश में आकर बोले, तो तुम यही रहो मेरे घर, अब कदापि मत आना। सची ने उसी ऋण टपाक से कहा, तुम्हारा घर कहाँ से आया? घर तो मेरे भाई का है। जयगोपाल बाबू बोले, अच्छा देखा जाएगा। कुछ दिनों तक इस घटना को लेकर मोहल्ले के लोगों में चूहल बाजियां चलती रही, अनेक वाद विवाद होते रहे। कभी पड़ोसी तारा ने कहा, अरे कसम के साथ लड़ना ही हो तो घर पर रहकर लड़ो, न जितना लड़ना हो घर छोड़कर बाहर लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत। कुछ भी हो आखिर तो अपना घर वाला ही। हाथ में जो कुछ जमा पूंजी थी सब खर्च करके आभूषण आदि जो कुछ भी थे सब बेचकर किसी प्रकार शशि ने अपने नाबालिग भाई को मौत के मुंह से निकाल लिया। और तब उसे पता लगा कि द्वार गांव में उन लोगों की जो बड़ी भारी खेती की जमीन थी और उस पर उनकी पक्की हवेली भी थी, जिसकी वार्षिक आय लगभग 1.5 थी, वह भी जमींदार के साथ मिलकर जयगोपाल बाबू ने अपने नाम करा ली। अब सारी अचल संपत्ति उसके पति की है, भाई का उसमें कुछ भी हक नहीं रहा। रोग से छुटकारा मिलने पर नीलमणि ने करुण स्वर में कहा, दीदी घर चलो। कहा अपने साथियों से खेलने के लिए उसका जी मचल रहा था। इसी से प्रेरित होकर वह बार बार कहने लगा, दीदी अपने घर उसी घर में चलो ना। सुनकर शशि रोने लगी, बोली, हम लोगों का अब घर कहाँ है? लेकिन केवल रोने से ही फल क्या? अब दीदी के सिवा इस दुनिया में उसके भाई का है ही कौन? यह सोचकर शशि ने आंखें पोंछ डाली और सांस बटोर कर डिप्टी मजिस्ट्रेट तारिणी बाबू के घर जाकर उसकी पत्नी की शरण ली। मजिस्ट्रेट साहब जयगोपाल बाबू को भली भांति जानते थे। भले घर की बहू बेटी घर से निकलकर जमीन जायदाद के लिए पति से झगड़ा चाहती है, इस बात पर वे शशि पर गुस्सा हुए। उसे बातों से फुसलाए रखकर उसी समय उन्होंने जयगोपाल बाबू को पत्र लिखा। जयगोपाल बाबू सारे सहित शशि को जबरदस्ती नाव पर बैठकर गांव ले गया। इस दंपति का द्वितीय विच्छेद के बाद फिर वह द्वितीय मिलन हुआ। जन्म जन्म का साथ सृष्टिकर्ता का विधान जो ठहरा। बहुत दिनों बाद घर लौटकर पुराने साथियों को पाकर नीलमणि बहुत खुश हुआ, आनंद पूर्वक घूमने फिरने लगा। उसकी निश्चिंत खुशी को देखकर भीतर ही भीतर शशि की छाती फटने लगी। शरद ऋतु आई। मजिस्ट्रेट साहब गांवों में छानबीन करने दौर पर निकले और शिकार करने के लिए जंगल से छटे हुए गांव में तंबू तन गए। गांव के मार्ग में साहब के साथ नीलमणि की भेंट हुई। उसके सभी साथी साहब को देखकर दूर हट गए। निरीक्षण करता रहा, न जाने साहब को उससे कुछ दिलचस्पी हुई। उसने पास बुलाकर पूछा, तुम स्कूल में पढ़ते हो? बालक ने चुपचाप खड़े रहकर सिर हिला दिया। हाँ। पुनः पूछा, कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? नीलमणि पुस्तक शब्द का मतलब न समझ सका। अंत साहब के मुंह की ओर देखता रहा। घर पहुंचकर नीलमणि के साहब के साथ अपने इस परिचय की बात खूब उत्साह के साथ दीदी को बताई। दोपहर को अचकन पाजामा पगड़ी आदि बांधकर जयगोपाल बाबू साहब का अभिवादन करने के लिए पहुंचे। साहब उस समय तंबू के बाहर खुली छाया में कैंप मेज लगाए बैठे थे। सिपाही वगैरह की चारों ओर धूम मची हुई थी। उन्होंने जयगोपाल बाबू को चौकी पर बैठाकर गांव के हालचाल पूछे। जयगोपाल बाबू सर्वसाधारण गांव वालों के सामने जो इस प्रकार बड़प्पन का स्थान घेरे बैठा है, इसके लिए वह मन ही मन फूला नहीं समा रहा है। उसके मन में बार बार ये विचार उठ रहे थे कि इस समय चक्रवर्ती और नंदी घराने का कोई आकर देख जाता तो कितना अच्छा होता। इतने में नीलमणि को साथ लिए अगुणन ताने एक स्त्री सीधी साहब के सामने आकर खड़ी हो गई। बोली, साहब
आपके हाथ में मैं इस अनाथ भाई को सौंप रही हूँ, आप इसकी रक्षा कीजिए। साहब पूर्व परिचित गंभीर प्रकृति वाले बालक को देखकर उसके साथ वाली स्त्री को भले घर की बहू बेटी समझकर उसी ऋण उठ के खड़े हो गए। बोले, आप तंबू में आई है, मुझे जो कुछ कहना है वह यही कहूंगी। जयगोपाल बाबू का चेहरा फीका पड़ गया और घबराहट के मारे ऐसा हो गया मानो अंगारे पर अचानक उसका पाप बढ़ गया हो। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए खिचक खिचक कर पास आने की चेष्टा करने लगे। तभी साहब ने बैंत उठाया और सब भाग खड़े हुए। तब फिर शशिकला ने अपने अनाथ भाई का हाथ थामते हुए उस अनाथ बच्चे का सारा इतिहास शुरू से आखिर तक सुनाया। जयगोपाल बाबू ने बीच बीच में रुकावट डालने की चेष्टा की और साहब ने गरज कर उसे जहां का तहां बैठा दिया। चुप रहो और बैंत के संकेत से उसे चौकी से उठाकर सामने खड़ा होने का हुक्म दिया। जयगोपाल बाबू शशि को मन ही मन कोसता हुआ सामने खड़ा रहा और नीलमणि अपनी दीदी से बिल्कुल चिपटकर मुंह बनाए चुपचाप खड़ा सुनता रहा। शशि की बात सुन लेने पर साहब ने जयगोपाल बाबू से कई प्रश्न पूछे और उनका उत्तर पाकर बहुत देर तक चुप रहकर शशि को संबोधित करके बोले, बेटी यह मामला मेरी कचहरी में नहीं चल सकता, पर तुम बेफिक्र रहो। इस विषय में मुझे जो कुछ करना होगा अवश्य करूंगा। तुम इस अनाथ भाई को लेकर बेधड़क घर जा सकते हो। शशि ने कहा, साहब जब तक इस अनाथ को अपना मकान नहीं मिल सकता तब तक इसे लेकर घर जाने का साहस मैं नहीं कर सकती। अब यदि आप इसे अपने पास नहीं रखते तो कोई भी इस अनाथ की रक्षा नहीं कर सकता। साहब ने पूछा, तुम कहाँ जाओगी? शशि ने उत्तर दिया, मैं अपने पति के घर लौट जाऊंगी, मेरी कुछ फिक्र नहीं है। साहब मुस्कुराया और ताबीज बंदे और दुबले पतले गंभीर स्वभाव वाले काले रंग के उस दुखी अनाथ बालक को अपने पास रखने को तैयार हो गया। उसके उपरांत शशि जब विदा होने लगी तब बालक ने अपनी धोती का छोर पकड़ लिया। साहब ने कहा, बेटा तुम डरो मत, आओ मेरे पास आओ। और घुटन के भीतर अश्रुओं से झरना बहाते और पहुंचते हुए अनाथ की दीदी ने कहा, मेरा राजा भैया है ना, जा साहब के पास जा, तेरी दीदी तुमसे फिर मिलेगी। अच्छा, इतना कहकर उसने नीलमणि को उठा छाती से लगा लिया और माथे पर पीठ पर हाथ फेरकर किसी प्रकार उसके पतीले हाथों से अपनी धोती का छोर छुड़ाया और बड़ी तेजी से वहां से चल दी। साहब ने तुरंत ही बाएं हाथ से उस अनाथ बालक को रोक लिया और बालक दीदी दीदी चिल्लाता हुआ जोर जोर से रोने लगा। शशि ने एक बार मुड़कर दूर से अपना दाहिना हाथ उठाकर अपने ओर से उसे चुप होने के लिए सांत्वना दी और अपने टूट हुए हृदय को लेकर और भी तेजी से आगे निकल गई। फिर बहुत दिनों तक उस पुरानी हवेली में पति पत्नी का मिलन हुआ। सृष्टिकर्ता का विधान को ठहरा, लेकिन यह मिलन अधिक दिन तक न रह सका। कारण इसके कुछ ही दिन बाद एक दिन भोर होते ही गांव वालों ने सुना कि रात को राजगोपाल बाबू की स्त्री हेजे से मर गई और रात ही को उसका अंतिम संस्कार हो गया। विदा के समय शशि अपने अनाथ भाई को वचन दे आई थी कि उसकी दीदी उसे फिर मिलेगी। पता नहीं उस वचन को वह निभा सकी अथवा नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।